भारत की खूबसूरती, हमारी संस्कृति और सभ्यता की जब भी बात की जाती है तो कश्मीर से कन्याकुमारी का नाम सबसे पहले जुबां पर आता है। कश्मीर हमारी भारत माता का मस्तिष्क है तो कन्याकुमारी भारत माता का चरण। यह शहर तमिलनाडु राज्य की दक्षिण में बसा एक बहुत ही खूबसूरत और पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस है। इस जगह को हमारे हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का संगम भी कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में। आप देख रहे हैं काम की बातें। आज हम आपको लेकर चलेंगे भारत के दक्षिणी छोर पर स्थित एक अद्भुत और ऐतिहासिक जगह कन्याकुमारी। हम आपको कन्याकुमारी की सैर करवाएंगे और कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे कि आपको कन्याकुमारी कैसे पहुंचना है, वहां पर रुकने और खाने पीने के क्या क्या ऑप्शंस है, वहां पर घूमने के लिए कौन कौन सी टूरिस्ट प्लेसेस है। तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि लास्ट में हम आपको इस ट्रिप का जो खर्च आएगा वह भी बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन दबाकर घंटी का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इस तरह की वीडियोस लेकर आते रहते हैं। तो चलिए इस खूबसूरत जगह की यात्रा शुरू करते हैं। कन्याकुमारी आप रेल मार्ग, सड़क मार्ग और हवाई मार्ग से पहुंच सकते हैं। यह यात्रा शुरू होती है पवित्र नगरी वाराणसी से और समाप्त होती है समुद्र तट पर स्थित कन्याकुमारी में। आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं ट्रेन के जरिए। यह स्टेशन न केवल भारतीय रेलवे का एक प्रमुख स्टेशन है, बल्कि यह उत्तर भारत के सांस्कृतिक केंद्र का प्रतीक भी है। हम चढ़ रहे हैं काशी तमिल एक्सप्रेस पर, जो हमें सीधा कन्याकुमारी ले जाएगी। ट्रेन धीरे धीरे गंगा के किनारे से निकलते हुए आगे बढ़ रही है। सफर के पहले चरण में हम उत्तर प्रदेश के मैदानों और सुंदर गांवों को पार करेंगे। पहला बड़ा पड़ाव आता है इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। यह शहर अपने त्रिवेणी संगम और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद ट्रेन मध्य प्रदेश के दिल जबलपुर पहुंचती है। अब हम लोग पहुंच गए हैं आंध्र प्रदेश के व्यावसायिक राजधानी विजयवाड़ा। यहां से हमारी ट्रेन दक्षिण भारत की ओर बढ़ती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के हरे भरे खेत और सुंदर प्राकृतिक नजारे हमारा स्वागत करते हैं। कहीं धान के लहलहाते हुए खेत तो कहीं धान की रोपाई चल रही है। रास्ते में हमारी ट्रेन कई प्रमुख स्टेशनों से गुजरती है। इनमें कांचीपुरम, विल्लुपुरम और थंजावुर शामिल हैं। हर स्टेशन की अपनी खासियत और सुंदरता है। और अब हम आखिरकार पहुंच गए तिरुचिरापल्ली। यह स्टेशन तमिलनाडु के सबसे व्यस्त स्टेशनों में से एक है। यहां से शहर का सफर शुरू होता है। रास्ते में हमें और भी कई छोटे बड़े स्टेशन देखने को मिलते हैं, जैसे दिंडुक्कल जंक्शन, मदुरई, विरुद्धुनगर, तिरुनेलवेली जंक्शन और नागरकोविल जंक्शन। और आखिरकार हम पहुंचते हैं भारत के दक्षिणी छोर कन्याकुमारी। इस सफर में हमने भारत की विविधता, संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य को करीब से महसूस किया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो में लास्ट तक बने रहे। इस वीडियो में हम कन्याकुमारी का भ्रमण भी करेंगे।
अब हम यहाँ से चलते हैं अपने होटल। रेलवे स्टेशन के बाहर टैक्सी वाले, ऑटो वाले आपको मिल जाएंगे। यदि आप भी आते हैं तो आपको टैक्सी या ऑटो लेकर अपने पहले से बुक किए हुए होटल के लिए जाना होगा। अगर आपने होटल पहले से बुक नहीं किया है तो कोई बात नहीं, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे होटल और गेस्ट हाउस लॉज उपलब्ध है, जिन्हें आप अपने आर्थिक स्थिति बजट के अनुसार बुक कर लें। यहाँ पर रूम लगभग 800 से 1000 में मिल जाते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो होम स्टे भी कर सकते हैं। बजट यात्रियों के लिए यहाँ पर धर्मशाला भी उपलब्ध है। रात में आप अपने होटल में रुके और सुबह होते ही सबसे पहले आप सूर्य दर्शन के लिए या सनराइज का व्यू देखने के लिए कन्याकुमारी स्थल पर पहुंच जाए। यह सभी दर्शक नए साल के उपलक्ष्य में नए सूर्य का नव प्रभात तथा सूरज का दर्शन करने के लिए हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इसके लिए यह लोग 31 दिसंबर को शाम से लेकर के 1 जनवरी 2025 के 5 बजे सुबह से लेकर अब तक इकट्ठे होते आ रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनकी तादाद कितनी हो सकती है। देखने से यह प्रतीत होता है कि यहाँ पर लगभग 10,000 लोग इकट्ठे हो चुके हैं, ताकि वह नव वर्ष की नए सूर्य की नवीन किरणों को उगते हुए देख सके और अपने अंदर नव वर्ष की नई ऊर्जा के साथ नए वर्ष का स्वागत कर सके। इस खुशी में लोग यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। यह लगभग 6:30 तक यहाँ पर इकट्ठे होते रहेंगे, किंतु यहाँ पर आप देख सकते हैं बादल छाए हुए हैं और सूर्य का दर्शन होना शायद ही संभव हो सकेगा। फिर भी लोग सूर्य की नवीन किरणों को देखने के लिए लगातार इकट्ठे होते चले आ रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं 2004 में आई सुनामी सुमात्रा द्वीप के पास में भूकंप आने से आई हुई थी।
के कारण बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर के तट पर स्थित विभिन्न शहरों में लगभग भारतीयों की मरने वालों की संख्या लगभग 5 लाख तक थी। मरने वालों के याद में एक स्मारक बना हुआ है जिसका नाम सुनामी स्मारक है, का दर्शन करते हैं लोग। यहाँ पर सुनामी से मरने वाले लोगों के याद में श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इस स्मारक तक आते हैं और इस भीषण त्रासदी का शोक मनाने के लिए लोग स्मारक पर लोगों को उनके सम्मान में फूल माला अर्पित करते हैं। वो शाम को श्रद्धांजलि हेतु मोमबत्तियां जलाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, यह एक सुंदर सा मेमोरियल पार्क है जहाँ पर सुनामी की लहरों का एक अनुकृति बना हुआ है और हमें सुनामी के कारण होने वाली त्रासदी का याद दिला करके समुद्र में जाने से पहले सतर्क करता है। अब इस स्मारक को देखने के बाद पास ही में स्थित पार्वती देवी या अम्मन मंदिर चलते हैं। की शुभकामनाएं सभी लोग बोलिए। इसके बाद आप यहां से गांधी मंडपम के लिए प्रस्थान कर सकते हैं।
महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद उनकी अस्थियां पूरे भारत में प्रवाहित की गई थीं और उनमें से कुछ को कन्याकुमारी के समुद्र में भी प्रवाहित किया गया था। इस स्मारक का निर्माण 1956 में उनकी स्मृति में किया गया था। यह मंडप पारंपरिक हिंदू वास्तुकला में निर्मित है और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि स्वरूप बनाया गया है। गांधी मंडपम सुबह 10 बजे से रात्रि 8 बजे तक खुला रहता है। यह स्थान ध्यान और शांति के लिए भी लोकप्रिय है। यही पास में ही कन्याकुमारी या पार्वती जी का मंदिर भी स्थित है। यह मंदिर 3000 साल पुराना है और यह 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ माता कन्याकुमारी के पद चिन्ह हैं जो एक चट्टान पर मौजूद हैं। इस मंदिर को लेकर यह मान्यता है कि माता ने यहाँ ध्यान लगाया था और राक्षस बाणासुर का वध किया था। यहाँ आने वाले भक्त इस मंदिर को जरूर देखने आते हैं। मंदिर में जाकर आपको टिकट खरीदनी पड़ती है। इसके बाद आप दर्शन के लिए जा सकते हैं। दर्शन के लिए जाने से पहले आपको जूता, चप्पल और वस्त्र काउंटर पर जमा करना होता है। आपके शरीर पर कोई भी वस्त्र नहीं होना चाहिए। यदि आप वस्त्र पहनकर जाते हैं तो प्रशासन आपको दर्शन करने से मना कर देगी। यहाँ पर कोई चढ़ावा नहीं चढ़ाया जाता। आप दर्शन करके निश्चित रास्ते से बाहर आ जाएं और अपना जूता, चप्पल और वस्त्र काउंटर से प्राप्त कर लें। ध्यान रहे, मंदिर के अंदर मोबाइल या कैमरा ले जाना प्रतिबंधित है। चलते हैं विवेकानंद रॉक मेमोरियल। यह जगह स्वामी विवेकानंद की साधना स्थली है, जहां उन्होंने 1892 में अमेरिका के शिकागो जाने से पूर्व 3 दिन और 3 रातों तक ध्यान लगाया था। यह स्मारक भारतीय संस्कृति और स्वामी विवेकानंद के जीवन और योगदान को सम्मानित करता है। इसे 1970 में स्वामी विवेकानंद की 100वीं पुण्यतिथि के अवसर पर बनाया गया था। यह स्मारक कन्याकुमारी के तट से लगभग 500 मीटर दूर एक चट्टानी द्वीप पर स्थित है, जहां तीनों समुद्र, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर मिलते हैं। स्मारक तक पहुंचने के लिए नाव की सुविधा उपलब्ध है। आप यहां फेरी सेवा के जरिए पहुंच सकते हैं। फेरी सामान्य टिकट 75 रुपए और स्पेशल टिकट 300 रुपए हैं। कभी कभी समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती हैं तो बोटिंग सेवाएं रद्द कर दी जाती हैं। मेमोरियल में प्रवेश टिकट भी 30 रुपए हैं। मेमोरियल के अंदर स्वामी विवेकानंद की एक भव्य प्रतिमा है और नीचे ध्यान कक्ष है, जहां ओम मंत्र की गूंज सुनाई देती है। यहाँ का वातावरण शांति से भरपूर है। याद रखें, छुट्टी के दिनों में फेरी के लिए लंबी कतार हो सकती है, इसलिए सुबह जल्दी पहुंचना बेहतर है। प्रिय दर्शक बंधुओं, कन्याकुमारी में स्वामी विवेकानंद मेमोरियल के पास एक विशेष प्रकार का और भारत में पहले कांच के पुल निर्माण कर कन्याकुमारी प्रशासन ने दिसंबर के महीने में इसका उद्घाटन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। यह पुल अपने आप में एक विशेष प्रकार का एक विशेष पुल है, जो दर्शक बंधुओं को आकर्षित करने की क्षमता रखता है। और जो लोग भी इस कांच अद्भुत पुल के बारे में सुन और जान रहे हैं, इसे देखने के लिए कन्याकुमारी चले आ रहे हैं। कांच का अद्भुत पुल, जिस पर चलकर आप नीचे समुद्र की लहरों को देख सकते हैं और एक विशेष प्रकार अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं और अपने इस कन्याकुमारी यात्रा को यादगार बना सकते हैं।
आनंद रॉक मेमोरियल के पास ही स्थित है तिरुवल्लुवर स्टैच्यू। यह 133 फीट ऊंची मूर्ति महान तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर को समर्पित है। हम लोगों ने इस प्रकार से कन्याकुमारी शहर का भ्रमण किया और यहाँ के प्रसिद्ध स्थान का भ्रमण किया और बहुत सी जानकारियां प्राप्त की। अब हम लोग अगले दर्शनीय स्थल तिरुवनंतपुरम स्थित भगवान पद्मनाभम स्वामी के दर्शन हेतु प्रस्थान करते हैं और इस छोटी सी वीडियो को हम लोग यहीं पर समापन करते हैं। आगे का वीडियो दर्शन हम लोग केरल राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम या त्रिवेंद्रम या यूं कहे कि भगवान के अपने घर भगवान पद्मनाभन स्वामी के घर से शुरू करेंगे और उनका दर्शन करेंगे और आगे की यात्रा का आनंद उठाएंगे। तब तक के लिए सभी दर्शक बंधुओं से हमारा अनुरोध है कि आगे की वीडियो आप लोग दूसरे भाग में देखने की कृपा करें। वह हमें लाइक सब्सक्राइब जरूर करें जिससे हमारा मनोबल बना रहे और आगे की वीडियो हम आप लोगों को जल्दी ही उपलब्ध करा सकें। दर्शक बंधुओं नमस्कार, धन्यवाद।